नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। जीवन भर लोगों को हंसाते रहे राजू श्रीवास्तव 42 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे। बता दें, पिछले महीने जिम में वर्कआउट करते समय राजू श्रीवास्तव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिसके बाद जिम में मौजूद लोग उन्हें अफरा तफरी में एम्स ले गए थे। डॉक्टरों ने बताया कि राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें भर्ती कराया गया था। राजू श्रीवास्तव 58 साल के थे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक गहलोत आज कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और इसके बाद वो राहुल गांधी से मिलने केरल जाएंगे। गहलोत ने कल देर रात बुलाई विधायकों की बैठक में कहा कि वो एक और बार राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मनाने जाएंगे। वहीं गहलोत के पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने के कयासों के बीच राजस्थान में सचिन पायलट कैंप में इस बात की उम्मीद है कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि कहा जा रहा है कि गहलोत पायलट की जगह किसी अपने खास को मुख्यमंत्री बनाने पर जोर देंगे। इस दौरान गहलोत ने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, चिंता ना करें। इससे संकेत मिलता है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के मूड में नहीं है। सूत्रों के अनुसार गहलोत ने कांग्रेस नेतृत्व से कहा है वो कुछ समय के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहना चाहते हैं, भले ही वो पार्टी प्रमुख बन जाएं। जाहिर तौर पर वो पायलट के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते को रोकना चाहते हैं। गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और वही रहेंगे। वो राजस्थान छोड़ने नहीं जा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री खुद बजट तैयार करने में जुटे हैं तो इससे साफ है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच राजस्थान की राजनीति पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही पायलट के मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग फिर उठ खड़ी हुई है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के बीच अशोक गहलोत ने विधायकों को संकेत दिया था कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इन्हीं खबरों पर सचिन पायलट ने एनडीटीवी से कहा कि कांग्रेस में कोई दो पदों पर नहीं रह सकता है। अशोक गहलोत के कांग्रेस चीफ के पद के चुनाव में लड़ने के सवाल पर पायलट ने कहा, अगले 2 से 3 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन नामांकन करेगा। कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जहां अध्यक्ष पद के लिए इतनी पारदर्शिता से चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को कोच्चि के मदवाना जंक्शन से शुरू हुई। बीते दिनों में यात्रा केरल में कई जगहों का सफर तय कर चुकी है। कांग्रेस ने कहा कि यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह अद्भुत है और तमिलनाडु और केरल के लोगों का यात्रा को जोरदार सहयोग मिला है। ये पदयात्रा कन्याकुमारी के अगस्त्यस्वरम से शुरू हुई थी। इस यात्रा से कांग्रेस को काफ़ी उम्मीद है और वो इस यात्रा को अन्य राज्यों में भी शुरू करने जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर पीएम मोदी पर नरम रुख दिखाकर ममता बनर्जी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई हैं। ममता बनर्जी को कांग्रेस और सीपीएम ने उनके बयान को लेकर घेरा है। दरअसल ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा था कि सीबीआई ईडी के दुरुपयोग के पीछे उन्हें नहीं लगता है कि पीएम मोदी का हाथ है। उन्होंने इसके लिए बीजेपी के दूसरे नेता या कहें कि अमित शाह को जिम्मेदार बताया। वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता हताशा में पीएम मोदी से असहमति खत्म कर रही हैं। कारण स्पष्ट है, पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ सरकार जांच एजेंसियों का सामना कर रही है जो अदालत के इशारे पर काम कर रही हैं, तो टीएमसी खुद ही चकरा गई है। चौधरी ने कहा कि एक राजनेता के रूप में ममता बनर्जी की ईमानदार छवि बिखर गई है। अब ममता बनर्जी डर से कांप रही हैं क्योंकि उन्हें पता है परेशानी कहाँ है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राजनीति में लुका छिपी का खेल नहीं चलने वाला है और अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देता है तो वो उन आरोपों से उन्हें मुक्त कर रहा है जिन पर आज देश की जनता मोदी से सवाल कर रही है। जांच एजेंसी ईडी ने साल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से 121 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। इन 121 नेताओं में से 115 विपक्षी दलों के नेता हैं। इसका मतलब ईडी के निशाने पर 95% विपक्षी नेता रहे, जबकि यूपीए सरकार के 2004 से 2014 यानी 10 साल के कार्यकाल में ईडी ने 26 राजनेताओं के खिलाफ जांच की थी और इसमें से 14 राजनेता विपक्षी दलों के थे। ये आंकड़ा 54% है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने जांच पड़ताल के बाद ईडी की कार्रवाई को लेकर यह खबर प्रकाशित की। अखबार की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में यूपीए सरकार के 10 सालों के शासन की तुलना में कहीं ज्यादा विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की। बिहार में बीजेपी की सरकार से बाहर होने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। इसको लेकर जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं और जदयू की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि माहौल खराब करने की कोशिश है, इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा, पूरा बिहार जान रहा है कि उनका मकसद क्या है। उनका नाम सुनते ही ये चर्चा हो जाती है, उनका क्या काम है। इसके साथ ही तेजस्वी ने एक बार फिर कहा कि जो बिहार में हुआ वो देश में होगा, तो कहीं बीजेपी टिकने वाली नहीं है।
हिंदू मुसलमान के बीच खाई पाटने के लिए 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। ये मुलाकात 2 हफ्ते पहले हुई थी, लेकिन सार्वजनिक अब हुई है। तमाम मुद्दों पर आवाज बुलंद करने वाले दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, एएमयू के पूर्व वीसी जमीरुद्दीन शाह, आरएलडी के शाहिद सिद्दीकी और सईद शेरवानी ने इस मुलाकात के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जबकि ये लोग मुस्लिम मुद्दों पर संघ प्रमुख भागवत से मिलने गए थे। इस बैठक का संचालन संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और बीजेपी के पूर्व संगठनात्मक सचिव रामलाल ने किया। इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे और पीटीआई की खबरों के मुताबिक 5 प्रसिद्ध मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को एक संयुक्त पत्र लिखकर तमाम मुद्दों के समाधान के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक का आग्रह किया था और फिर मोहन भागवत ने इन लोगों से 2 हफ्ते पहले दिल्ली के केशव कुंज दफ्तर में मुलाकात की थी। सूत्रों के हवाले से ईटी ने बताया कि बैठक की बातचीत में पैगंबर मोहम्मद साहब पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी और राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या का मामला शामिल था। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा बैठक का हिस्सा नहीं था। भागवत ने इस मौके पर कहा कि देश की बेहतरी के लिए इस तरह की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में बोलते हुए पीएम मोदी के रूस यूक्रेन युद्ध पर दी गई टिप्पणी की सराहना की। बता दें, पीएम मोदी ने एससीओ समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और उस दौरान उन्होंने कहा था कि आज का जमाना युद्ध का नहीं है, ये कूटनीति और लोकतंत्र का समय है। इसी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा था, ये युद्ध का जमाना नहीं है, ये पश्चिम से बदला लेने या पश्चिम और पूर्व के विरोध का काल नहीं है। ये समय स्वतंत्र देशों के सामूहिक तौर पर भविष्य की चुनौतियों से लड़ने का है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को आंशिक सैन्य लामबंदी की घोषणा की, यानी और अधिक सैन्य टुकड़ियों को युद्ध में शामिल किया जाएगा और अधिक संसाधनों को जुटाया जाएगा। पुतिन ने देश के नाम संबोधन में कहा, यह रूस की क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखने के लिए जरूरी कदम था। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिमी दुनिया रूस का खात्मा चाहती थी, जैसे उसने सोवियत संघ का खात्मा कर दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश रूस को परमाणु हमले के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों की धमकियों का जवाब देने के लिए हमारे पास काफ़ी हथियार हैं। पुतिन ने रूस में हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फंडिंग का आदेश भी दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।